हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी, भाग 11। अभी तक हमने पढ़ा कि विजय जब तन्वी से मिलने उसके घर जाता है तो पूनम विजय को बताती है कि उसका और तन्वी का क्या रिश्ता है और तन्वी के अतीत के बारे में उसको सब कुछ बता देती है कि आखिर क्यों तन्वी शादी से इतनी नफरत करती है। सारी बात सुनने के बाद विजय चुप हो जाता है। अब आगे पूनम की सारी बात सुनने के बाद विजय बोला, दीदी जो कुछ भी तन्वी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ था। ये कहकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वो बोला, दीदी अगर मेरा बस चले तो जिन लोगों ने आपके और तन्वी के साथ ऐसा किया है उन्हें ऐसी सजा दिलवाऊं कि वो जीवन भर याद रखें। आप महान हो दीदी, जो आपने तन्वी को एक नई जिंदगी दी। इसका एहसान तन्वी तो क्या, मैं भी जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा कि आपने मेरी तन्वी को नया जीवन दिया है। दीदी जिस दौर से तन्वी गुजरी है, अगर तन्वी की जगह कोई और भी होता तो वो भी पूरी तरह टूट जाता। तब पूनम बोली, छोटे मालिक, तन्वी हमारे लिए सब कुछ है, हमारे जीने की वजह है, उसमें हमारी जान बसती है। तब विजय बोला, दीदी जितना प्यार आप तन्वी से करती हैं उतना ही मैं भी करता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप मेरे पर भरोसा रखो, देखना एक ना एक दिन तन्वी मेरे प्यार को जरूर समझेगी और मुझे जरूर अपना लेगी। मैं अपने जीते जी तन्वी पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। तब पूनम बोली, मैं जानती हूँ छोटे मालिक कि आप तन्वी को दिलो जान से चाहते हो। ये सुनकर विजय फिर तन्वी के कमरे में चला गया। तन्वी खिड़की की तरफ मुंह करके किसी सोच में डूबी हुई खड़ी थी। विजय के आने की आहट पाकर तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, विजय तुम? ये सुनकर विजय बोला, मैं जानता हूँ तन्वी कि तुम कितनी दुखी हो। मैं कभी समझ नहीं पाया कि तुम्हारे हंसते और मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द और तकलीफ छुपी हुई है। मुझे पूनम दीदी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बार मुझे मौका दो। तन्वी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। विजय की बात सुनकर तन्वी बोली, विजय मैं जानती हूँ कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे शादी नाम से ही नफरत हो गई है। इसीलिए मैं अभी तुमसे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। विजय मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये सुनकर विजय मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तन्वी तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि मेरा प्यार एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। ये कहकर विजय वहां से अपने घर आ गया। उसे आते देखकर उसके पापा बोले, विजय मैंने सुना तुम उस नौकरानी के घर गए थे। ये सुनकर विजय बोला, हाँ। तब विजय के पापा बोले, विजय तुम क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी ना जात का पता है ना ही खानदान का। ये सुनकर विजय बोला, पापा मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे ना उसके खानदान से मतलब है ना ही जात से। ये कहकर विजय चला गया। तब उसके पापा बोले, विजय मेरी बात तो सुनो। लेकिन विजय बिना सुने ही अपने कमरे में चला गया। तब विजय की माँ बोली, क्यों आप मान नहीं जाते? कितनी बार कहा है मैंने कि हमारा एक ही बेटा है। ये सुनकर विजय के पापा बोले, तुम भी ये क्या रट लगाए रहती हो? शादी विवाह कोई खेल तो नहीं है ना, जो उसने कहा और हमने मान लिया। हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में और इसकी बेतुकी जिद के आगे हम अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विजय के पापा गुस्से में बोले और वहां से चले गई। तन्वी जब अपनी ड्यूटी पर से आई तो वो काफ़ी परेशान थी। उसे परेशान देखकर पूनम ने पूछा, क्या हुआ तन्वी, थारे मुंह पर उदासी कैसी, कोई बात है क्या? ये सुनकर तन्वी ने एक लंबी सांस ली और कहा, दीदी सा। ये कहकर तन्वी को गुस्सा आने लगा। तब पूनम ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, पहले हमारे पास बैठो और अब बताओ क्या बात है जो थारे को इतनी परेशान कर रही है। ये सुनकर तन्वी बोली, दीदी सा, जिस नर्क से आप मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे भगाकर लेकर आई थी, आज उसी नर्क भरी जगह पर मुझे वापस जाना पड़ेगा किसी और तन्वी की जिंदगी बचाने के लिए। ये सुनकर पूनम हैरान और परेशान हो गई और बोली, क्या? तब तन्वी बोली, हाँ दीदी सा, आज हमारे गांव की एक औरत हमारे पास में आई थी।
अपनी मासूम बेटी की जिंदगी बचाने की फरियाद लेकर। मैं अच्छे से उसे जानती हूँ, वो शारदा काकी है। शारदा काकी ने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया था। मैं बहुत छोटी थी तब से ही शारदा काकी मुझे बहुत प्यार करती थी। आज मैंने शारदा काकी को पहचान लिया, लेकिन शारदा काकी मुझे पहचान ना सकी। शारदा काकी और फरीद काका दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। जब तक मैं अपने गांव में थी तब तक शारदा काकी सिर्फ एक बेटा जो मुझसे 2 साल बड़ा था और 2 बेटियों की माँ बनी थी और तीसरी बच्ची उसके पेट में थी। आज शारदा काकी ने मुझे जो बताया उसे सुनकर फिर से दीदी सा मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने घूम गया कि आज फिर कोई तन्वी मेरे ही तरह के हाल में है। दीदी सा शारदा काकी ने मुझे बताया उसी गांव के बारे में जहां पर आपका ससुराल था। शारदा काकी ने भानु प्रताप से अपने पति की बीमारी पर कर्जा लिया था। उसी कर्जे को चुकाने के लिए उन लोगों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन भानु प्रताप नाम के उस घटिया इंसान ने हमेशा उनसे लिए रुपयों को कर्जे का ब्याज बताकर अपने पास रख लिया। फिर उस भानु प्रताप ने इसी अदला बदली का सहारा लेकर अपनी बहन की शादी फरीद काका के बेटे के साथ इस शर्त पर कर दी कि उसके बाद फरीद काका भानु प्रताप के पागल बेटे के साथ अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर देंगे और भानु प्रताप उसका सारा कर्जा माफ कर देगा। फरीद काका की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। ना तो वो सारा कर्जा चुका सकते थे, ना कहीं से अपने बेटे का विवाह कर सकते थे। कुछ अपने बेटे की शादी के लालच में, कुछ अपने कर्जे की वजह से और भानु प्रताप के दबाव देने पर आखिरकार फरीद काका ने अपनी बेटी का विवाह इस शर्त पर मंजूर कर लिया। भानु प्रताप ने अपनी बेटी रमन के साथ ब्याह दी शर्त के मुताबिक, और इस प्रथा के हिसाब से फरीद काका ने अपनी बड़ी बेटी अंजलि का विवाह भानु प्रताप के पागल बेटे पुनीत के साथ कर दिया, जो कि उम्र में अंजलि से 2 गुना था। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि अंजलि अपने ही घर के किसी नौकर के साथ भाग गई है। उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब भानु प्रताप ने फरीद की दूसरी बेटी को अपने पागल बेटे से फिर शादी की बात की। तब फरीद काका ने मना कर दिया, लेकिन भानु प्रताप ने फिर दबाव बनाया। भानु प्रताप ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी बेटी, जिसकी उसने रमन से शादी की है, उसे वापस बुला लेगा और साथ में ही कर्जा वसूलने के लिए फरीद की सारी जमीन जायदाद हड़प कर उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। साथ में ही उसका जीना दुश्वार कर देगा। वहीं रमन की बीवी और भानु प्रताप की बेटी राखी अपने बाप की अमीरी और दादागिरी अपने ससुराल में चलाती थी। कोई चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं सकता। रमन तो उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। मजबूरन फरीद काका को अपनी दूसरी बेटी विधि को भानु प्रताप के पागल बेटे को देना पड़ा। लेकिन भानु प्रताप के बेटे से शादी के कुछ दिनों बाद ही विधि ने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विधि कुछ पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मरते समय उसने एक खत छोड़ा था जिसमें ये साफ लिखा था कि उसकी बड़ी बहन जानबूझकर किसी नौकर के साथ नहीं गई थी, बल्कि भानु प्रताप ने उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी। इसीलिए उसकी बड़ी बहन नौकर के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए गई थी। वही सब कुछ भानु प्रताप ने उसके साथ किया। एक दिन अकेला पाकर जबरदस्ती उसकी इज्जत लूट ली। भानु प्रताप अपने बेटे के पागलपन का और गरीबी का फायदा उठाकर हमेशा उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। इसीलिए वो मौत को गले लगा रही है, क्योंकि वो अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकती। लेकिन भानु प्रताप ने बड़ी ही सफाई से सारे सबूतों को मिटा दिया। अपनी 2 बेटियों को खोने के बाद फरीद काका और शारदा काकी पूरी तरह टूट चुके थे। शारदा काकी के कहने पर काका ने कुछ हिम्मत की और भानु प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उस इलाके की पुलिस भानु प्रताप से डरती थी, क्योंकि भानु प्रताप की काफी ऊपर तक पहुंच थी। साथ में ही भानु प्रताप के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था। इसीलिए पुलिस भी भानु प्रताप का कुछ ना कर सकी। भानु प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से भानु प्रताप काफी गुस्से में हो गया और उसने फरीद काका से साफ कह दिया कि अब उसकी तीसरी बेटी भारती को उसके बेटे से शादी करनी पड़ेगी। भारती जो केवल 14 साल की है,
वहीं राखी ने भी अपने बाप का साथ देते हुए शारदा काकी और सभी घर वालों का जीना दुश्वार कर दिया और उसने कहा कि अगर उन लोगों ने उसके पिताजी भानु प्रताप की बात नहीं मानी तो वो उन लोगों पर उल्टा सीधा केस लगा देगी। ये सुनकर फरीद काका और शारदा काकी काफी परेशान और दुखी हो गए, क्योंकि अगर वो भानु प्रताप की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें घर बार से बेदखल होना पड़ेगा। साथ में ही भानु प्रताप ने साफ कह दिया था कि अगर भारती की जिंदगी और इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरे बेटे के साथ उसे ब्याह दो। कोई भी गरीब फरीद काका और शारदा काकी की फरियाद सुनने वाला नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह नर्क में वो लोग नहीं धकेल सकते थे। शारदा काकी पहले ही अपनी 2 बेटियों को खोकर पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वो अपनी एकमात्र बेटी को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए वो कहीं अफसरों के पास गई, लेकिन कोई भी भानु प्रताप का नाम सुनकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे कर वो मेरे पास आ पहुंची। मुझे भारती को बचाने के लिए जाना होगा दीदी साहब, वरना मेरी तरह, निशा दीदी की तरह और भारती की दोनों बहनों की तरह भारती की भी जिंदगी इस कुप्रथा के नाम पर बलि चढ़ जाएगी। ये कहते हुए तन्वी का खून खोल उठा। तन्वी की बात सुनकर पूनम सोचते हुए बोली, तन्वी, भानु प्रताप एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसकी पहली बींदनी से उसे एक पागल बेटे का जन्म हुआ। उसका बेटा जन्म से ही मंद बुद्धि था, लेकिन भानु प्रताप को अपने बेटे से ज्यादा मतलब ना था, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब था। उसकी पहली बींदनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भानु प्रताप पर उसकी किसी भी बात का असर ना हुआ। उसकी बींदनी हमेशा दुखी रहती और एक दिन अपने 20 साल के पागल बेटे को छोड़कर लंबी बीमारी के चलते हुए उसकी बींदनी की मौत हो गई। भानु प्रताप को अपनी बींदनी के मौत पर ज्यादा गम ना था। अपनी अय्याशियों के लिए उसने अपनी छोटी बहन का अदला बदली में विवाह कर लिया। दूसरी बींदनी भानु प्रताप की हरकतों से काफी परेशान थी। उम्र में भी भानु प्रताप से काफी छोटी थी। भानु प्रताप हमेशा गांव की बहु बेटियों पर बुरी नजर रखता था। हर गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और अपनी बींदनी के साथ मारपीट भी करता था। इन सब से परेशान होकर अपनी 2 महीने की मासूम बेटी को छोड़कर भानु प्रताप की बीवी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद भानु प्रताप ने तीसरा विवाह करने के बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। भानु प्रताप ने अपने बेटे का विवाह के बारे में भी सोचा, लेकिन कोई भी उसके पागल बेटे के लिए अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। इसीलिए शायद अब जब उसकी बेटी जवान हो गई तो भानु प्रताप ने अपनी अय्याशियों के लिए और अपने बेटे के स्वार्थ के लिए और किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी बेटी का अदला बदली कर अपने पागल बेटे का विवाह किया है। तन्वी, भानु प्रताप इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। मारी बहना, अगर तुम वहां जाओगी और उसे जरा भी शक हो गया तो थारी जान पर बन जाएगी, और वैसे भी वहां पर थारे लिए मुसीबत ही मुसीबत है। अगर किसी को थारे बारे में पता चल गया कि तू कौन है। मारी बहना, ये सोचकर ही मारा जी घबरा रहा है। ये सुनकर तन्वी बोली कि दीदी साहब मत घबराओ, आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है, मैं सारी मुसीबतों से लड़ लूंगी। तब पूनम बोली, लेकिन महाराज जी बैठा जा रहा है, मैं थारे को अकेला ना भेज सकूं हूँ, मैं भी थारे साथ चलूंगी। ये सुनकर तन्वी बोली, ना दीदी, मेरे को तो कोई ना पहचान पाएगा, लेकिन आपको जरूर पहचान जाएगा, और मैं आपकी जान मुसीबत में नहीं डाल सकती। वहाँ पर भेष बदलकर मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि अगर भानु प्रताप को जरा भी शक हो गया कि हम पुलिस से हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा, इसीलिए वहाँ पर मैं अकेली जाऊंगी। तब पूनम बोली, लेकिन तब तन्वी बोली, आप घबराओ मत दीदी साहब, आपकी बहन को आपने इतना कमजोर नहीं बनाया है, मुझे उस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए जाना ही होगा। दीदी सा, इस प्रथा का जन्म भले ही 2 परिवारों के बीच प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा ने कुप्रथा का रूप धारण कर लिया, और आज इस प्रथा की आड़ में ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी कुर्बान कर दी जाती है। अगर मेरी किसी कोशिश से किसी की जिंदगी बच जाएगी तो दीदी सा, आपका और मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा। ये कहकर तन्वी उठकर अपने कमरे में चली गई। पूनम का तन्वी के जाने के बारे में सोचकर ही जी घबरा रहा था कि अगर किसी ने गलती से तन्वी को पहचान लिया, उसके बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो
रमेश और उसकी माँ तन्वी के साथ पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। उसे उसकी जान की चिंता थी, लेकिन तन्वी का जाना भी जरूरी था। आखिर तन्वी की तरह ही वहाँ पर किसी मासूम की जिंदगी का सवाल था। ये सुनकर पूनम बोली, देवी माँ थारे साथ हैं, वो थारे पर कभी कोई आँच ना आने देगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए तो तन्वी ने उसे गले लगा लिया और कहा, दीदी सा घबराओ मत, ऐसा कुछ ना होगा, देवी माँ पर भरोसा रखो। ये सुनकर पूनम बोली, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, भोजन तैयार है और तू काफी थक गई है, थारे को आराम भी तो करना है। ये सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, जी दीदी सा। ये कहकर पूनम तन्वी के कमरे से बाहर आ गई। पूनम भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान हमारी बहना की रक्षा करना, उसकी जिंदगी का फैसला थारे हाथ में है। तन्वी अपने कमरे में जाकर जाने के लिए पैकिंग करने लगी। तभी पूनम वहां पहुंच गई। दूसरे दिन तन्वी सबसे पहले अपनी ड्यूटी पर गई और कुछ जरूरी कार्यवाही करके 2 बजे तक वापस आ गई और जल्दी में तैयार होते हुए बोली, दीदी सा मुझे जल्दी निकलना होगा, 4 बजे से ट्रेन है। ये कहकर वो अपना बैग ले आई और पूनम के पैर छुए। पूनम ने उसे गले लगा लिया और अपने आंसू रोकते हुए बोली, हमारी बहन अपना ख्याल रखना। ये सुनकर तन्वी बोली, दीदी साहब चिंता मत करो, देवी माँ का साथ और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। देखना मैं सारी लड़ाई अकेले लड़ लूंगी और भारती को आखिरकार बचा ही लूंगी। ये कहकर तन्वी अपना बैग लेकर निकल गई। लेकिन पूनम को तन्वी की चिंता सता रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि तन्वी वहाँ अकेली है, अगर उस पर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे मालिक को फोन करके सारी बात बता दूं। तन्वी पैकिंग करते हुए बोली, दीदी साहब मेरे को कल सुबह निकलना होगा, वहाँ पर मैं भेष बदल कर जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं भारती को बचा लूंगी। फिर वो सोचने लगी कि मैं छोटे मालिक को मुसीबत में क्यों डाल दूं। फिर उसके दिल ने कहा कि छोटे मालिक काफी समझदार हैं, तन्वी तो अभी नादान है, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। छोटे मालिक को सब कुछ बता दूंगी। अगर छोटे मालिक तन्वी के साथ चले गए तो हो सकता है तन्वी पर कोई आंच भी ना आए और मुझे भी तन्वी की चिंता कम रहेगी। ये सोचकर उसने विजय को फोन किया और विजय को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद विजय बोला, दीदी आपने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया, पहले मुझे बताती। वैसे बताओ उसकी ट्रेन कितने बजे की है। ये सुनकर पूनम ने कहा, छोटे मालिक उसकी गाड़ी 4 बजे से है। ये सुनकर विजय ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोला, अभी तो 4 बजने में समय बाकी है और मेरे शहर के स्टेशन पर गाड़ी 5 बजे पहुंचेगी, मैं जल्दी ही निकलता हूँ। ये कहकर विजय जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगा। उसे इस तरह जल्दी में कहीं जाते देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हो? तब विजय बोला, माँ कुछ जरूरी काम है और मुझे जाना होगा, कुछ दिन भी लग सकते हैं, इसीलिए आप चिंता ना करना। ये कहकर विजय निकल गया। उसने रास्ते में ही तत्काल का टिकट ले लिया और वो समय पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। आखिरकार उसने ट्रेन में तन्वी को ढूंढ लिया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसे देखकर तन्वी हैरान होते हुए बोली, विजय तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर विजय बोला, जहाँ पर तुम जा रही हो। ये सुनकर तन्वी बोली, मतलब? तब विजय बोला, अरे मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तब तन्वी बोली, क्या? तब विजय बोला, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ जहाँ पर तुम जा रही हो। ये सुनकर तन्वी बोली, लेकिन विजय मैंने तो तुमसे नहीं कहा और वैसे भी ये मेरे अकेले का मिशन है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। तब विजय बोला, अरे तुम कहाँ मुझे साथ ले जा रही हो, मैं ही तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तब तन्वी बोली, देखो विजय तुम वापस चले जाओ। तब विजय बोला, देखो हम सफ़र नहीं तो कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। तब तन्वी बोली, क्या? तब विजय बोला, अरे बस ऐसे ही कह रहा था, पहले भी तो हम दोस्त थे और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। अगर मैं किसी मुसीबत में होता तो क्या तुम मुझे अकेले जाने देती? बोलो। तब तन्वी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं। तब विजय बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें भला अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। तब तन्वी बोली, लेकिन विजय। तब विजय बोला, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और चलूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं वापस नहीं जाने वाला। तब तन्वी सोचते हुए बोली, तुम पहले की ही तरह जिद्दी हो, ठीक है चलो।
ये सुनकर विजय बोला, ये हुई ना अच्छे दोस्तों वाली बात, और वो तन्वी के पास बैठ गया। समय पर ट्रेन भी चल दी। विजय और तन्वी को ट्रेन से सुबह 8 बजे उतरना था। तन्वी को उसकी दीदी ने खाने के लिए कई सारे व्यंजनों से भरा डिब्बा दिया था। रास्ते में विजय और तन्वी दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद और थके होने की वजह से तन्वी को नींद आने लगी और आखिरकार नींद में विजय के कंधे पर अपना सिर रखकर तन्वी गहरी नींद में सो गई। उसे इस तरह गहरी नींद में सोते हुए देखकर विजय को बहुत सुकून मिल रहा था। वो उसे एकटक देखे ही जा रहा था। सोते हुए तन्वी काफी मासूम लग रही थी। विजय भी धीरे धीरे बैठे बैठे ही सो गया। सुबह 7 बजे उनकी नींद खुली तो दोनों ने एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद वे लोग आपस में बातें करने लगे और आखिरकार ट्रेन उनकी मंजिल तक पहुंच गई। दोनों ट्रेन में से 8 बजे उतरे। अब उन्हें अपने आगे का रास्ता बस द्वारा तय करना था। दोनों ने साथ साथ अपना सामान लिया और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी में हम देखेंगे कि क्या तन्वी अपने मिशन में कामयाब होती है, क्या वो भारती की जिंदगी बचा पाएगी। जानने के लिए सभी जवाब बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।